चलिए जी, आज हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, तो बार बार ऑब्जर्वेशन जो रिपीट होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी टेबुलर फॉर्म के ऊपर से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मेनली 3 टाइप से होता है। पहला टाइप हमारा दिया गया हिस्टोग्राम या तो एरिया डायग्राम, सेकंड टाइप है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और थर्ड टाइप है हमारा ओगिव्स। अब वन बाय वन हम एक एक को देखेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले दिया गया हिस्टोग्राम और द एरिया डायग्राम। ये होता क्या है, सबसे पहले क्या बोला गया, कंपैरिजन अमॉन्ग द फ्रीक्वेंसीज फॉर द डिफरेंट क्लास इंटरवल इज पॉसिबल इन दिस मोड ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब क्या होता है ना, कंपैरिजन किया जा सकता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बीच में, मतलब पर्टिकुलर इंटरवल्स आपको दिए गए क्लास इंटरवल के, जैसे कि आपके पास एक क्लास इंटरवल है 10 to 20, सेकंड है 20 to 30, ठीक है ना। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है 3, यहाँ पे 4, तो इन अलग अलग क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी के बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है। In order to draw the histogram, the class limit are the first converted to the class boundary। अब यहाँ देखिए, हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी भाई लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट के बारे में। जैसे ये क्या है, लोअर क्लास लिमिट है, और ये क्या है, हमारा अपर क्लास लिमिट है। इन द सेम ये सेकंड क्लास इंटरवल है, इसकी भी ये क्या होगी, LCL, दैट इज लोअर क्लास लेवल, और ये क्या है, अपर क्लास लेवल। अब ये कैसा है, ये क्लास इंटरवल कैसे दिए हुए हैं, तो हमें पता है एक्सक्लूसिव है, क्योंकि 20 यहाँ पे एक्सक्लूड करके यहाँ पे डाल दिया। बात समझ में आ रही है। तो इसमें LCL इज इक्वल टू LCB होता है, दैट इज लोअर क्लास बाउंड्री, या तो अपर क्लास बाउंड्री भी क्या होगी, सेम। पर अगर बात करते हैं हम बात करते हैं इंक्लूसिव की, सपोज आपको डेटा कुछ इस तरह से दिया गया है 10 to 19, 20 to 29, अगर इस तरह प्रकार का डेटा दिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव। अब ऐसे केस में हम क्या करते थे, पहले लोअर क्लास लिमिट में से -0.5 माइनस, और इसमें क्या करेंगे, +0.5 करेंगे, यहाँ पे -0.5 करेंगे, मतलब क्या आएगा, हमारा क्लास इंटरवल कुछ इस तरह का आएगा, 9.5 to 19.5, अगेन 19.5 to 29.5। इस तरह का पहले हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल ढूंढेंगे। मतलब क्या, इन लोगों ने क्या बोला है, अगर क्लास लिमिट दी गई है तो पहले हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, क्लास बाउंड्री। अगर एक्सक्लूसिव है तो वहां पे क्लास लिमिट ही क्लास बाउंड्री होती है, वहां पे फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कब रिक्वायरमेंट है, जब डेटा कैसा होगा, इंक्लूसिव होगा, तो ठीक है। एंड अ सीरीज ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स one against each interval with the class interval as the base and the frequency or the frequency density usually when the class interval are not uniform। अब इसको समझने के लिए ना पहले आप ग्राफ देख लीजिए, सी वेट, हम इस पूरे को साफ कर देते हैं, समझिए। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कुछ क्लास इंटरवल दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल लिए गए, और किस तरह से लेना है, देखो यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट, यहाँ पे हमारा आएगा अपर क्लास लिमिट, अगेन लोअर अपर, ऐसे करके हम लेते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लेने को बोला है, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या लेनी है, फ्रीक्वेंसी। तो जनरली हम इसको कैसे बनाते हैं कि भाई है ना, सबसे स्मॉलेस्ट जो क्लास इंटरवल होगा वो यहाँ लेंगे, हाईएस्ट तक जाएंगे, ठीक है, तो एक नंबर उससे आगे ले लेंगे। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कैसी कितनी है, उस तरह से हम यहाँ पे नंबर अरेंज करेंगे। अब देखिए, ये वही एग्जाम्पल है, बराबर, वेट इन केजीज, 36 स्टूडेंट्स का जो हमारा पिछला डेटा दिया गया था BBA के स्टूडेंट्स का, वही डेटा यहाँ पे लिया गया है। तो जैसे सबसे पहले क्या था भाई, क्लास इंटरवल 43.5 से लेकर
48.5 का यहाँ पे कितना आएगा 48.5। यहाँ पे पूरा डेटा नहीं लिया गया है पर 5-5 का इंटरवल था और यहाँ पे क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी उसकी थी 3। बात समझ में आ रही है? फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। उस तरह से फ्रीक्वेंसी को और हम क्या करेंगे, इस तरह से बॉक्स बनाते जाएंगे, ठीक है। और वही चीज यहाँ पे बोली है सी, अ सीरीज ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल, हमें क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाने इस तरह से, बराबर। अब ये जो चीज बोली इसको ध्यान से समझिएगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेंगे यूजुअली व्हेन द क्लास इंटरवल आर नॉट यूनिफॉर्म। बात समझ में आ रही है क्या? सी, हमने ये जो ग्राफ लिया गया है यहाँ पे क्या है, इंटरवल सेम है, सबके बीच में कैसा डिफरेंस है, 5 का ही डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है तो 5 का, या 48.5, यहाँ पे कितना होगा 58.5 होगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन कितना है 68.5, मतलब सबके बीच में 5 का ही डिफरेंस है। पर कहीं डेटा तुम लोगों को ऐसा भी दिया होता है कि जहाँ पे क्लास इंटरवल जो है वो सेम नहीं होते, जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास इंटरवल आपको दिया गया है 10 to 20, फिर दिया है 20 to 50, अगेन दिया है 40 to 55। अब अगर आप इसके बीच का क्लास इंटरवल निकालो, कितना निकलेगा, इसका 10, इसका 20, इसका कितना निकलेगा 55, मतलब 15 होगा 55, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्लास इंटरवल कैसे है, डिफरेंट है, मतलब डिफरेंस कितना है उनका, अलग अलग है, यूनिफॉर्म नहीं है क्लास इंटरवल। क्यों यूनिफॉर्म नहीं है? अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल दिए थे उसमें क्या था, क्लास इंटरवल सेम था, मतलब क्या 10 to 20, 20 to 30, सबके बीच का डिफरेंस सेम। सपोज हम एक क्लास इंटरवल ऐसा लेते हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब इन सब में बीच का डिफरेंस 10 का ही है, कितना है 10 का ही है। तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में, जो हमारे यहाँ पे है y एक्सिस पे क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी ही लेंगे। ये क्या लिया गया है, फ्रीक्वेंसी ही लिया गया है। कैसे केसेस में, जब क्लास इंटरवल क्या होगा, सेम होगा, ऐसे केसेस में हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेंगे। पर ऐसी चीज जहाँ पे क्लास इंटरवल सेम नहीं है, लाइक दिस 10, 20, 25, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेंगे। अब आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के बारे में पिछले लेक्चर में बताया कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ढूंढी कैसे जाती है, बराबर है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ढूंढने के बाद वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ली जाएगी कहाँ पे, y एक्सिस में। जनरली आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना एग्जाम में, एमसीक्यू एग्जाम में, पर ऐसा कई बार पूछा जा सकता है। आपको डिफरेंट क्लास दिया जाएगा, क्लास इंटरवल दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, उसके ऊपर से आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और उसके बाद आप बोलोगे, उसके हिसाब से आप क्या कर पाओगे, ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए फिर क्या बोला, यहाँ तक तो क्लियर हुआ, फिर क्या बोला गया है, यूनिफॉर्म नहीं होगा तो हम क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेंगे। द हिस्टोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आपको दिया गया है, द मोड ऑफ द वेट्स हैज आल्सो बीन डिटरमाइंड यूजिंग द हिस्टोग्राम। ऐसा बोला गया है कि हिस्टोग्राम का उपयोग करके आप है ना मोड भी ढूंढ सकते हो। तो आप क्या करोगे, मोड कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले तो सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको ध्यान पे लेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और इसको इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे, और एक रूलर लेके यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे जो एग्जैक्ट अमाउंट आएगी ये हमारी होगी मोड की वैल्यू, दैट इज 66.5। हमें पता है ना ये क्या है, 68.5 है, ये उससे आगे। आप अगर ग्राफ में करोगे तो एग्जैक्टली आप इसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो बॉक्स काउंट करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। यूजुअली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज नीड फॉर द सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, जनरली ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किसके लिए बनाया जाता है, अनग्रुप डेटा। सपोज फॉर एग्जांपल आपको जो सपोज एग्जांपल देती हूँ कि एक वीक के अंदर
डेली पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है भाई? 2 आवर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है 4 घंटे पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है 5 घंटे पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है 3। अब यहाँ पे इस ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं? अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं, बराबर। इसी अनग्रुप डेटा के लिए जनरली क्या बनाया जाता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, मतलब क्या सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ये ग्राफ बनाते हैं। हाउएवर वी आल्सो अप्लाइड फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो पहले इन लोगों ने क्या बोला, मतलब क्या है कि हम जनरली प्रेफर करते हैं किसके लिए? अनग्रुप डेटा के लिए। पर ऐसा नहीं है कि ग्रुप डेटा के लिए नहीं बन सकता। मतलब ये जो हमारा डेटा दिया है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और इसके सामने समझो कि कुछ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बराबर। ऐसे डेटा के लिए भी बनेगा, बराबर है। पर ज्यादातर किसके लिए बनाया जाता है? तो सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, दैट इज अनग्रुप डेटा के लिए प्रेफरेबल है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कई बार एमसीक्यू में आ सकता है किसके लिए बनता है, तो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, बनता दोनों के लिए, पर ज्यादातर इसको प्रेफर किया जाता है। इन ऑर्डर टू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी प्लॉट फॉर i इज इक्वल टू 1 2 3 एंड विद द x डिनोटिंग द मिड पॉइंट। अब यहाँ देखिए ये चीज समझिएगा, अगर आपके पास ग्रुप्ड डेटा दिया गया है, कैसा डेटा दिया गया है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो सबसे पहले क्या करोगे? आप मिड पॉइंट ढूंढोगे। हमें पता है मिड पॉइंट क्या होता है? LCL प्लस UCL अपॉन 2, दैट इज 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 15, 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 2 25, 70 डिवाइड बाई 2 तो 35। ये हमारा क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर देखिए यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे xi है ये हमारा, और ये हमारा है fi। यहाँ पे आपको दिया गया है क्लास इंटरवल, ये आपका है fi। और सबसे पहले आपको xi ढूंढने के लिए आप कैसे ढूंढोगे? तो मिड पॉइंट ढूंढेंगे और इसको हम xi की तरह लेंगे। मतलब लेनी तो सिंगल वैल्यू ही है, पर अगर आपके पास ग्रुप डेटा है, ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? xi पहले ढूंढोगे, मतलब क्या आप उसके मिड पॉइंट ढूंढोगे, उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओगे, बराबर है। अब यहाँ ग्राफ देख लीजिए एक बार। सबसे पहले जो हमारा पिछला डेटा था, वो जो दिया हुआ था स्टूडेंट्स का, बीबीए के स्टूडेंट्स का, वहां पे कैसा डेटा दिया था? आपको याद हो तो 44 से 48 तक का क्लास इंटरवल था हमारा, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 46, ठीक है। वैसे ही आपका यहाँ पे दिया हुआ था, मतलब उसका आप मिड पॉइंट ढूंढा, मिड पॉइंट ढूंढने के लिए उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसके ऊपर से आपको ग्राफ ढूंढना है कुछ इस तरह से। मतलब कि आपके मिड पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे 46 पे कितनी फ्रीक्वेंसी है? तो भाई 3 है, बराबर। फिर 51 है, तो यहाँ पे आपको नंबर ढंग से प्लॉटिंग करनी है। ये आपके टेक्स्ट बुक का ये ग्राफ दिया हुआ है, वो ढंग से नहीं दिया है, पर आप कैसे करोगे? यहाँ पे नंबरिंग किस तरह से करोगे? 5 का इंटरवल आप ठीक से ले सकते हो, यहाँ पे 10 का लिया गया है, आप 5 का ले लीजिए। तो 51 पे हमारा यहाँ एक प्लॉट किया। सबसे पहले कैसे करोगे? यहाँ पे मिड वैल्यू लोगे और यहाँ पे लोगे फ्रीक्वेंसी, फिर जो मिड पॉइंट दिया है जैसे 46 के सामने और यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे डॉट करोगे, बराबर। फिर 51 का कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, 4 पे किया। फिर क्या दिया हुआ है? 56 का दिया हुआ है 5, ठीक है। इस तरह से प्लॉट किया। फिर क्या करना है? आपको ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ देखिए, अगर आप इसको ज्वाइन करके, इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्यों बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मतलब क्या है? एक बंद शेप का आकार इस तरह का, तो पॉलीगॉन बोला जाता है। और इसको जब आप ड्रॉ करके इसे कनेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह का शेप आएगा पॉलीगॉन जैसा, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बोला जाता है। आप ये याद रखिएगा, जनरली प्रेफरेबल है सिंगल वैल्यूज के लिए, दैट मीन्स अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पर हाँ, आप इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ले सकते हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन। आपको पहले मिड पॉइंट ढूंढने होंगे, मिड पॉइंट आपको यहाँ पे लेना होगा और आपको फ्रीक्वेंसी लेनी होगी। तो ये हमारा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बात समझ में आ रही है?
अब यहाँ देखिए कैसे बनाएंगे, तो वो तो हमने देख दिया था। प्लॉटेड पॉइंट आर जॉइन सक्सेसिवली बाय द लाइन सेगमेंट। हमने क्या किया, पहले पॉइंट्स किए, प्लॉट किए पॉइंट्स, बराबर, फिर उसको लाइन से ज्वाइन कर दिया। एंड फिगर सो ड्रॉन इज गिवन द शेप ऑफ पॉलीगन। वो एक क्लोज फिगर बन रही है, इसलिए उसको पॉलीगन बोलते हैं। बाय ज्वाइनिंग द टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ ड्रॉन फिगर और द टू एडिशनल पॉइंट। भाई आप ऐसे, ये जो है आपको कैसे मिलेगा, दोनों एंड को अगर आप बंद कर देते हो तो कुछ इस तरह का आपको शेप मिलेगा, बराबर। दोनों एंड को जोड़ दोगे इस तरह से और ये क्लोज शेप मिलेगा, और ये पॉलीगन का शेप है, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। लास्ट टाइप है हमारा ओगिव्स, बराबर है। ओगिव्स या तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अब कम्युलेटिव में हमने देखा था दो तरह की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। वन इज दैट लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी and the other one is more than cumulative frequency, बराबर है। देखो, by plotting cumulative frequency against the respective class boundary we get ogives. As such there are two ogives less than type obtaining by the less than cumulative frequency or the vertical axis, and the more than type ogive more than type cumulative or the vertical axis, and thereafter join the plotted point successively by the line segment. अब यहां देखिए, ध्यान से समझिए, ये आपको कुछ इस तरह का दिया हुआ है। अगेन सेम ही हमने एग्जांपल लिया है स्टूडेंट्स के वेट वाला, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, लेस देन और मोर देन का क्या ढूंढोगे, ग्राफ ढूंढोगे, ठीक है ना जी। भाई लेस देन जो है यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, आपका लेस देन ग्राफ कहलाएगा। मतलब उसके पहले पॉइंट क्या करोगे, प्लॉट करोगे। आपको पिछले एग्जाम्पल में इसका लेस देन और मोर देन सिखाया गया था, उसी तरह से आप पहले इसकी प्लॉटिंग करोगे लेस देन की, वैसे ही आपका मोर देन की प्लॉटिंग करोगे और दोनों लाइन सेगमेंट को जोड़ के, बराबर है। इसको हम क्या बोलते हैं, ओगिव्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ओगिव्स बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का आपका ग्राफ आएगा लेस देन का, ये लेस देन का है, ठीक है। जैसे कि लेस देन 43.5 कितने लोगों का वेट था, तो 0 था। लेस देन 48 तक का कितना था, कितने लोगों का था। इस तरह का हम पूरा एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर लाइन को हम पहले पॉइंट प्लॉट करेंगे, फिर उस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और वैसे ही मोर देन का मतलब बीचों बीच यहाँ पे जो आएगा ना, अब ये जो पॉइंट है हमारी, अगर यहाँ पे हम ऐसे ही लाइन ड्रॉ करते हैं, एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको बोला जाता है मीडियन। मतलब क्या, ओगिव्स के द्वारा मीडियन भी फाइंड किया जाता है। क्या फाइंड किया जाएगा, मीडियन। मतलब ये दोनों लाइन जहाँ ज्वाइन करेगी ना, उसको बीच में आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये जो आपकी बीचों बीच वैल्यू आएगी ना, वो हमारा होगा मीडियन। बात समझ में आ रही है। जो 62.5 यहाँ दिया गया है, 63 से थोड़ा आगे है। अगर आप ग्राफिकली काउंट कर सकते हो इजीली, ग्राफ बुक पे बॉक्स काउंट करके, तो 62.5 पे आपका आएगा मीडियन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ये होगी, उसका क्या मतलब है, तो भाई लेस देन और मोर देन का पहले ग्राफ बनाएंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, बराबर। ओगिव्स में बी कंसीडर फॉर ऑब्टेनिंग क्वार्टाइल ग्राफिकली। अब देखिए जी, क्वार्टाइल की जब बात आती है, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल मतलब मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल्स की तो हम आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे, पर इतना समझ लीजिए कि अगर कहीं पे भी ऐसा बोला गया हो, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्राफ नहीं शो करना है, बाई चांस हो सकता है कि ऐसा एमसीक्यू में आए कि भाई क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए कौन से ग्राफ का उपयोग होता है, तो ओगिव्स का उपयोग होता है, या तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ का उपयोग होता है ओगिव्स फाइंड कर, सॉरी क्वार्टाइल्स फाइंड करने के लिए। और सेकंड क्वार्टाइल जो होता है, दैट इज RQ2 इज इक्वल टू व्हाट, मीडियन होता है हमारा। ये दोनों एक ही होते हैं। तो मीडियन मैंने दिखाया आपको किस तरह से फाइंड होगा, लेस देन का ग्राफ, मोर देन का ग्राफ, जहाँ ज्वाइन करेगा एक्स एक्सिस पे, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। और अभी ये तो हमने देखा, यहाँ पे क्या लिया जाएगा, क्लास बाउंड्री ली जाएगी। वही सेम चीज कि अगर क्लास बाउंड्री आपको नहीं दी गई है, तो पहले आप क्या करोगे, क्लास बाउंड्री फाइंड करोगे, उसके बाद यहाँ पे प्लॉट करोगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट
ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ओकेव्स, यहाँ पे दोनों ओकेव्स का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, देन द एक्स वैल्यू, ये जो इसकी एक्स वैल्यू है वो हमारा क्या बन जाएगा, मीडियन, या तो सेकंड या तो मिडिल क्वार्टाइल भी इसको बोला जाता है। मैंने बोला ना Q2 इज इक्वल टू मीडियन, तो सेकंड क्वार्टाइल भी बोला जाता है या तो मिडिल क्वार्टाइल भी बोला जाता है। ठीक है, और हमने इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लिया है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व्स। अब फ्रीक्वेंसी कर्व कुछ नहीं है, अब समझ लीजिए कि भैया ना आपने रफली हैंड से, फ्री हैंड से कुछ ड्रॉ किया। देखिए इसकी डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ स्मूथ कर्व फॉर विच द टोटल एरिया इज टेकन टू बी यूनिटी। इट इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द हिस्टोग्राम और द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मतलब क्या है ना, एक फ्री हैंड से समझो आपने ऐसे कुछ ड्रॉ कर दिया, बराबर है, इसको ड्रॉ कर दिया फ्री हैंड से, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये किसका फॉर्म है, तो भाई एक हिस्टोग्राम या तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ही फॉर्म है। किस तरह से समझिएगा, आपको ऐसे दिया हुआ है, हिस्टोग्राम दिया हुआ है। अब देखिए हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में फर्क है जी। बार डायग्राम हमारा कैसा था, कुछ इस तरह का था, वो किसके लिए होता था, सिर्फ सिंगल ऑब्जर्वेशन, अनग्रुप डेटा के लिए आप ले सकते हो। और अगर हम ग्रुप डेटा की बात करते हैं जहाँ पे क्लास इंटरवल है, तो वहाँ पे हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। बार डायग्राम कुछ इस तरह का होता है, बीच में स्पेस होती है, हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं होती। मतलब क्या, इसके ऊपर ही समझो आपने क्या कर दिया, इस तरह से ड्रॉ कर दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व। ये हिस्टोग्राम के ऊपर ही आपने एक स्मूथ सा ऐसे ही कर्व बना दिया, बराबर है। यहाँ तो हमने क्या लिया था, पॉलीगन लिया था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, भाई इस तरह का कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और आपने इसके ऊपर से ही कुछ बना दिया इस तरह से, तो ये क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाता है। द फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन बाय ड्राइंग अ स्मूथ और द फ्री हैंड कर्व थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द अपर साइड ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्मिंग द हिस्टोग्राम। मैंने बोला ना, यहाँ देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी इसकी है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जैसे फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर से आप क्या करोगे, इसको स्मूथ हैंड से ड्रॉ कर दोगे, फ्री हैंड से ड्रॉ कर दोगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब जनरली ये कितने टाइप्स की होती है, तो मेनली ये 4 टाइप की देखी जाती है, 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले दी गई है बेल शेप, मोस्ट कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कई बार एमसीक्यू में आता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड बेल शेप कर्व। ज्यादातर यूज की जाने वाली कर्व कौन सा है, तो बेल शेप, विच सजेस्ट बाय द नेम लुक ऑलमोस्ट लाइक अ बेल। और ये कुछ बेल टाइप का ही दिखता है, किस तरह का दिखेगा, बेल शेप का ही दिखता है इस तरह से। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट, वेट, मार्क, प्रॉफिट, जनरली किसके लिए यूज किया जाता है, हाइट दिखानी है, वेट दिखाना है किसी का, मार्क्स दिखाना है, कंपनी का प्रॉफिट दिखाना है, यूजुअली बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी। ऑन द बेल शेप कर्व द फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेदर लो वैल्यू ग्रेजुअली रेज द मैक्सिमम वैल्यू एंड समवेयर नियर द सेंट्रल पार्ट एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीज। मतलब क्या है, पहले फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, स्टार्ट होती है लोअर पार्ट से, फिर क्या होती है, धीरे धीरे आके ये सेंट्रल पार्ट पे पहुंचेगी, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होगी, ठीक है। इसलिए इसका शेप भी कैसा बनेगा, बेल शेप का, कुछ इस तरह का, बराबर है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेल शेप का बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, फिर क्या है, यू शेप कर्व। अब नाम ही है यू शेप कर्व, तो कुछ इस तरह का ही कर्व होगा, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम नियर द सेंट्रल पार्ट, सॉरी मिनिमम होगा, माय मिस्टेक, मिनिमम। मिनिमम क्यों, यहाँ पे सेंट्रल पार्ट पे फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, सबसे कम होगी, बराबर, और बाद में क्या होगी, मैक्सिमम तक जाएगी, पहले ज्यादा होगी, फिर धीरे धीरे कम होके ज्यादा की ओर जाएगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलकाता बाउंड commuters belonging to this type of curve as their maximum number of the commuters during the peak hours in the morning and the evening. अब यहाँ देखिए कि भाई ये तो एग्जाम्पल दिया गया है कम्यूटर्स का, बराबर है, कि भाई ये ना सुबह में कम्यूटर्स कैसे होते हैं, तो ज्यादा होते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, एक लोअर पोर्शन तक जाते हैं और दिन खत्म होते। कम्यूटर्स का मतलब क्या होता है, सी हम नवसारी में रहते हैं, बराबर है, और आपने देखा होगा कि मेजोरिटी लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से सूरत की ओर अप डाउन करते हैं,
क्या करते, सूरत की ओर अप डाउन करते। अब कम्यूटर्स मतलब ऐसा समझ लो कि एक सिटी से दूसरी सिटी पर जाने वाले लोगों की संख्या, स्पेशली फॉर द वर्क, ठीक है। तो सुबह में आप अगर देखोगे ना तो आपको ट्रेन में बैठने की शायद जगह ना मिले, खड़े खड़े जाना पड़े, ठीक है। पर वहीं अगर आप दोपहर के टाइम पे जाते हो, बिकॉज जितने लोग काम से जाते होंगे वो तो सुबह में जाएंगे, ठीक है। और दोपहर के टाइम पे क्या होता है ना, रश कम हो जाती है, तो लोग क्या होते हैं, मतलब आपको बैठने की क्या, सोने की भी जगह मिल जाएगी ट्रेन के अंदर। फिर अगर आप इवनिंग के टाइम पे अगर वहां से छूटते हो तो मेजोरिटी लोगों का छूटने का टाइम होता है जॉब से। अब वो जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो भीड़ भाड़ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे भी कोलकाता का कुछ इस तरह का ही एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई मॉर्निंग में सबसे ज्यादा संख्या होती है कम्यूटर्स की, फिर क्या होता है आफ्टरनून में कम हो जाती है और वही इवनिंग में बढ़ जाती है, बराबर। तो ये कैसा ग्राफ बनाएगा, यू शेप का। क्यों यू शेप का? क्योंकि सुबह में ज्यादा था, दोपहर में कम था और रात को आते आते बढ़ गया वापस, ठीक है। तो ये कैसा शेप बनाएगा, यू शेप का। तो ऐसे केसेस में स्टार्टिंग में ज्यादा है, कम है, फिर बढ़ गया, ऐसे केसेस में हम किस शेप से दिखाएंगे, यू शेप का उसे दिखाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ली है, यहाँ पे क्लास बाउंड्री लिया गया है। फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ही ली जाए। अब देखिए जे शेप कर्व, कुछ इस तरह का कर्व स्टार्ट विद द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब स्टार्टिंग कैसे होगी, मिनिमम से, एंड देन ग्रेजुअली इट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट द अदर एक्सट्रीम, मतलब फिर कैसा होगा, स्टार्टिंग में कम होगा, बाद में बढ़ेगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कम्यूटर्स कमिंग टू द कोलकाता फ्रॉम द अर्निंग मॉर्निंग आवर्स टू द पीक मॉर्निंग आवर, मतलब क्या समझो, जैसे वही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि सुबह में सबसे अर्ली मॉर्निंग, यूं समझ लो 4 बजे जाने वाले लोगों की संख्या कम होगी, 4 से 8 बजे तक में लोगों की संख्या बढ़ जाएगी कम्यूटर्स की, ठीक है ना। और ये मॉर्निंग के पीरियड के लिए लिया गया है, समझिएगा, ये मॉर्निंग के पीरियड के लिए, मतलब 4 बजे कितने लोग थे, 5 बजे कितने थे, 6 बजे कितने थे, ऐसे करते 6 बजे कितने थे, 8 बजे तक का, मतलब 8-9 बजे मैक्सिमम लोग जाते होंगे अप डाउन करने के लिए। तो ये कैसा है, तो स्टार्टिंग में अर्ली मॉर्निंग में कम होगा, उससे बढ़ता जाएगा और कुछ इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा जे शेप का, ठीक है। अब बात करते हैं, लास्टली वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फ्रीक्वेंसी, सबका एक जो कॉम्बिनेशन दिया गया है इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स कर्व, बराबर है। और यही हमारा क्या होता है, चैप्टर जो है वो ओवर हो जाता है। अब अगले वीडियो में हमारे जो एमसीक्यू हमने आई थिंक 41 तक किए थे, 42 से हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।